हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चुनिंदा कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में आज हम देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंक हो या फिर रेलवे हो। किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम व्हिच नेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट के बीच में, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया था। तो ये जो लिया गया था दोस्तों, या फिर देखिए आंसर दिया गया है कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ये थॉट लिया गया था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन के द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो ये जो लिया गया था दोस्तों, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे जो सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया था उसे लिया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है दोस्तों कि बाई व्हिच लेजिस्लेशन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके लिए कौन सा एक्ट किया गया था। तो ये जो था दोस्तों, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर इंस्पायर्ड बाई व्हिच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे कहाँ से लिया गया था। तो ये जो लिया गया था ये फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स से लिया गया था दोस्तों। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा आया है कि करंटली देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ 6 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right to constitutional remedies। तो ये यही कुछ 6 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों जिसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, जो फंडामेंटल राइट्स के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कुछ ऐसा है कि व्हाई 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे और संविधान दिवस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे या फिर जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ये जो था दोस्तों, ये पहले नहीं मनाया जाता था, फिर 2015 के बाद से इसे B.R. अम्बेडकर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तो इसे मनाया जाना शुरू हुआ। तो दोस्तों ये जो था 26 नवंबर को क्या हुआ था कि 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पर हमारा जो लिखित जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे जमा किया गया था, और उसके बाद से वो इफेक्ट में नहीं आया था। उसके बाद वो 26 जनवरी 1950 में उसे इफेक्ट में लाया गया। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। पर हम जो 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन जमा किया गया था उस वक्त उसको हम अभी तक नहीं मनाते थे 2015 तक। पर 2015 के बाद सर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्म दिवस पर उसे उसके बाद से उसे इम्प्लीमेंट किया गया कि अब से इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाया जाएगा 26 नवंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों कि हु इज़ एम्पावर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का जो अटॉर्नी जनरल है उसे कौन अपॉइंट कर सकता है। तो उसे अपॉइंट कर सकता है दोस्तों सिर्फ हमारे देश का प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उसे अपॉइंट कर सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसके अलावा हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें भी अपॉइंट करने का पावर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है कि हु इज़ द ओनली पर्सन होल्डिंग द राइट्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये इसका आंसर भी होगा दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है कि बाय व्हिच प्रोसीड्योर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। यानी प्रेसिडेंट के जो टर्म होता है वो ख़त्म होने से पहले ही अगर उन्हें हटाना हो अपने पद से, उनके पद से, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए जो नियम है उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। ये जो इम्पीचमेंट है ये दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो मेंबर्स है उनके 2/3 का जो वोट है वो लिया जाता है। उसके बाद ये
इम्पीचमेंट किया जाता है। और ये तभी किया जाता है अगर हमारे प्रेसिडेंट कोई इलीगल काम करे या फिर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कुछ काम करे तो इसके बाद का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है ऐसा कि हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ही हमारे प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हु अपॉइंट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर होगा द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये उन लोगों को लेके बनाया जाता है जो इलेक्ट होके इलेक्शन के बाद जो इलेक्ट होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर बनते हैं, तो उनको लेके ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और फिर उन्हीं का वोट लेके जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया जाता है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, हु इज इनॉग्रल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनॉग्रल मतलब जो दोस्तों ये बताया गया है कि पहला जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है। तो पहला प्राइम मिनिस्टर है था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर 1964 तक प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं कि इसके बाद आया है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कि हु इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 1947 से लेकर 1950 तक थे। उसके बाद का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आया है दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, हु इज़ द फेमस राइटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका राइटर था दोस्तों दुर्गादास बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि हु सेड दिस फेमस कोड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए व्हीकल ऑफ लाइट एंड लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। तो ये जो कोड बोला गया था ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर से बोला गया था। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों कि हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया का जो जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो ये जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा क्लेमेंट एटली। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, व्हाट वाज द माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान और कुछ नहीं दोस्तों, ये वही था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है उसी को हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लान था ये माउंटबेटन और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी के बीच हुआ था। तो ये जो प्लान था दोस्तों ये इस बारे में था कि इंडिया का जो 1947 में जो आखिरी जो इंडिपेंडेंस के लिए जो प्लान बनाया गया था ये वही प्लान था। इसी प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो भी इसी प्लान के तहत हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसके समय लास्ट गवर्नमेंट जनरल या फिर गवर्नर जनरल कौन था। तो लास्ट गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, ये होगा इसका आंसर। तो आज के लिए हमारा यही कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर हमारे चैनल एग्ज़ाम एवरीडे को सब्सक्राइब कर देना और इसे लाइक भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।